वेलकम टू तरुण आईएएस। आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर के बेस पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जो कि हर दिन हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलते हैं, बात करते हैं 5 सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना। जैसा कि बाकी के दिनों में हम अक्सर आपको बातें करते हैं कि प्रश्न को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पहला प्रश्न जो है इसमें आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संरचना के संदर्भ में बात करता है, इंटरनेशनल जस्टिस की बात करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं और प्रश्न ये पूछ रहा है कि कथन सही कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना। तो देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 18 न्यायाधीशों होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को 12 वर्षों के लिए चुना जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी प्रश्न आए ना, तो प्रश्न में जो फैक्चुअल डेटा होता है उस पर गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ज़्यादातर उस फैक्चुअल डेटा पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ये न्यूमेरिकल्स डेटा 18 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जबकि 18 न्यायाधीश नहीं होते हैं, यहाँ पर 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 होता है। 12 वर्षों के लिए नहीं, जबकि 9 वर्षों के लिए चयनित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कहता है कि न्यायालय की कुल संख्या का 1/3 सदस्य हर 3 साल पर चुने जाते हैं। ये सेकंड आपका कथन सत्य है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बढ़िए। अब देखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया है कि भाई 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, साथ साथ में महासभा और सुरक्षा परिषद 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। साथ साथ में ये भी है कि निर्वाचित होने के लिए किसी भी उम्मीदवार 2 निकायों के पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और ये चीजें मुक्त रूप से देखने को मिलता है ना। ये भी हमने देखा कि हर 3 साल पर चुने जाते हैं और न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र भी हो सकता है, उसका री इलेक्शन भी किया जा सकता है ना। तो ये पहला प्रश्न आपका हुआ। दूसरा प्रश्न का संबंध जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से के संदर्भ में बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में, है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस की बात करता है। इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये प्रश्न कह रहा है कि कथन सत्य कौन सा है। पहला है कि यह ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के द्वारा शासित है। अब ये हो सकता है कि ये पॉइंट में ये पॉइंट नहीं हो, सही बात है, ये ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि से नहीं है, जबकि रोम की एक संधि के माध्यम से हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये 3 स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाता है। आप मतलब बी इज राइट आंसर, आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो। फिर भी देख लेते हैं, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। सत्य है भाई, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जो मुख्यालय है आपका, जो इसका हेडक्वार्टर है, कहां में है आपका, नीदरलैंड के हेग में है। दूसरी बात, यह नरसंहार जिसको आप जीनोसाइड कहते हैं, युद्ध अपराध, वॉर की बात किया जाए, आक्रमण, है ना, अटैक जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच यहां पर होती है। इसके पास स्वयं का पुलिस बल भी और उसके प्रवर्तक निकाय भी होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सत्य है। सेकेंड और थर्ड जो है आपका सत्य है। यहां पर चौथा जो इसके पास स्वयं की पुलिस नहीं होती है ना, स्वयं की पुलिस नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं कि रोम के, आप यहां पर आप देखेंगे रोम के संविधि स्टैचू नामक अंतरराष्ट्रीय संधि के द्वारा यह शासित हुआ था। नीदरलैंड के हेग में यह अवस्थित है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय समांतर नरसंहार के लिए, लेकिन आईसीसी के पास, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो है, इनके पास स्वयं की पुलिस बल या प्रवर्तक निकाय नहीं होता है। इस प्रकार से न्यायिक संस्था जो है इस रूप में काम करती है दुनिया भर के लिए, सहयोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखा जाए, इस पर समझा जाए इसको। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आप देखिए, यह है आपका खनिज से संबंधित, है ना। देखिए, प्रश्न कहता है कि खनिज विदेश काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में बात कर रहा है। इसकी स्थापना
पहला 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कथन सत्य पूछ रहा है। तीनों स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं इसकी स्थापना राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड द्वारा की गई है। इसके अलावा भी इसके साथ मिनरल्स नाम की कंपनी है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो सिर्फ इसमें नहीं, एक प्लस और भी इसमें एक आपका कंपनी भी है। दूसरे, आप फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आप देख सकते हैं कि ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब सी इज द राइट आंसर। ये वाणिज्य उपयोग और घरेलू आवश्यकताओं के लिए विदेश से महत्वपूर्ण खनिजों पर बात करता है ना। महत्वपूर्ण खनिज की अगर हम बात करें तो चिन्हित कम संसाधन आधार वाले 12 खनिजों के लिए लिथियम, कोबाल्ट ये सब महत्वपूर्ण है, तो इससे संबंधित भी आप इसमें देख सकते हैं। और आप अगर देखेंगे तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप सभी को यहाँ पर देख लो कि तीसरा जो है मैंने कहा कि राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको नैल्को कहते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसको HCL कहा जाता है, और मिनरल्स एक्सप्लोरेशंस कंपनी जिसको MECL, ये तीनों की भागीदारी इसके अंदर में होती है और तीनों ने इसको मिलकर इसकी स्थापना की थी, है ना। तो ये इसके उद्देश्य है इसका 12। अब चलिए हम बात करते हैं आगे चौथा जो प्रश्न है ये कहता है कि चौथा आप देखेंगे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट में आप देखें उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम की बात करते हैं। तो ये जो उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन से और संबंध प्रोत्साहन योजना की बात किया जाए, PLI के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कथन सत्य पूछ रहा है ना। इसमें आप देखेंगे उच्च आयात प्रतिस्पर्धा रोजगार सृजित के साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए मार्च 2020 में शुरू किया गया था, ये भी बात सत्य है। दूसरा, ये आपका सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक और दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल, आपका म्यूडल आदि क्षेत्रों के लिए योजना, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा कहता है कि इसके अंतर्गत संवर्धित बिक्री आधार पर प्रोत्साहन राशि शामिल है, ये भी सत्य है। मतलब इसका आंसर डी होगा, डी इज अ राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या में आप देख सकते हैं डी इज द राइट आंसर, आप है ना एक बार इस चीजों को समझ सकते हैं कि भाई फार्मास्यूटिकल, सौर मॉड्यूल, धातु खनन, कपड़ा एवं परिधान, ड्रोन उन्नत, इन सभी चीजों पर PLI का प्रयोग होता है। लास्ट जो है 5th की अगर हम बात करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। ये कहता है कि 73वें संविधान के संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में पंचायत के अंतर्गत आने वाले विषय क्या है। तो ये 6 दिया स्टेटमेंट और उत्तर सही पूछ रहा है। तो बताइए भाई, पंचायत से संबंधित पशुपालन, डेयरी उपयोग, कुक्कुट, ये सब तो आएगा। लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण आएगा भाई, जैसे आपका गांधी से रिलेटेड आपका हुआ, खादी ग्रामो उद्योग हुआ। आयकर और निगम, आप बताइए आयकर और निगम कर क्या पंचायती राज के अंदर में आएगा, है ना। कॉर्पोरेट से लेकर नहीं आएगा। तो थर्ड आपका ऐसे ही गलत, आपको साफ साफ दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर है। अपारंपरिक ऊर्जा आएगा, गरीबी उन्मूलन आएगा, जनगणना भी इसी के तहत आता है तो आएगा। तो सी इज द राइट आंसर, है ना, सी इसके सही उत्तर होंगे। वहीं पर आप बात करते हैं, आप देखिए व्याख्या में आप इस चीजों को समझ सकते हैं, कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता। तो ये 5 जो है सबसे महत्वपूर्ण आपके हिंदू न्यूज़पेपर के बेस के आधार पर ये करंट अफेयर था, ये समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी थी। तो इसी प्रकार से मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में 5 प्रश्नों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।